हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण नियम को देखने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3-3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला नियम है कूलाम का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाता है, चाहे 2025 की बात करें, 26 की बात करें या 19 की बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कूलाम का नियम आखिर होता क्या है। तो देखिए कूलाम का नियम होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी देखिए आपको इसमें दो बात ध्यान रखनी है। पहली देखिए ये है, यहाँ पर दो बिंदु आवेश मान लिए और इनका मान लिया हमने Q1 और Q2। अब देखिए इनका हमने नाम रख दिया A और B, आप चाहे तो PQ कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी है R। क्या है फ्रेंड्स, इसके बीच की दूरी है R। तो देखिए इसमें आपको बस दो बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। अब आप इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और 2। अब आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है फ्रेंड, जब आप समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि F क्या है, समानुपाती है। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो देखिए जब भी बराबर करते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, यानी कि कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर F इजिकल टू हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ K क्या है, K कांस्टेंट है यानी कि नियतांक है। अब देखिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। क्या है इस कांस्टेंट की वैल्यू, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हमारा कूलाम का नियम का फाइनल सूत्र निकल करके आ गया F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर के न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निर्वात की वैद्युशीलता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और देखिए फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सभी वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपसे न्यूमेरिकल में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कूलाम का नियम अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से लिख करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कूलाम का नियम क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। यानी कि देखिए, और देखिए बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप बस यहाँ तक लिख करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको वैल्यू बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है बायो-सैवर्ट का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, बायो-सैवर्ट का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली 3-3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ब्लैक पेन सेटिंग डालेंगे और लिखेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। इसमें हम लिखेंगे किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए आप इस प्रकार से लिख करके आएंगे। और देखिए आप सबसे पहले देखिए डायग्राम, यहाँ पर देखिए हमने एक धारावाही चालक तार ले लिया जिसका नाम हमने रखा AB। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कोई दूरी मान ली, दूरी मान ली डेल्टा एल। अब इस दूरी से कोई बिंदु P पर हमने क्या करा है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमने एक अल्पांश दूरी मानी थी डेल्टा एल, इसको हमने क्या किया, यहाँ से इसको P से मिला दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर होगी R दूरी और यहाँ पर कोण हो गया थीटा। और यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हमने धारा प्रवाहित कर दी। तो ये क्या है और ये क्या था, ये था हमारा धारावाही चालक तार। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है I के। उसके बाद आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है डेल्टा एल के। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण, यानी कि थीटा की जगह के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, साइन थीटा के। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए I डेल्टा L और साइन थीटा ये तो होगी समानुपाती, बाकी व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, R स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, आप इन चारों नियम को मिला देंगे तो हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा डेल्टा बी इजिकल टू, यहाँ पर देखिए ये क्या था, समानुपाती। तो इसको बराबर करेंगे तो बराबर करने पर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए
हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एक धारावाही चालक तार ले लिया। ये क्या ले लिया, ये हमने एक धारावाही चालक तार ले लिया, इसका नामकरण हमने कर दिया AB। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर हमने एक कोई अल्पांश दूरी ले ली। इस अल्पांश दूरी को हम बोलेंगे डेल्टा L। इस अल्पांश दूरी से कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस अल्पांश से कोई बिंदु से इस P को मिला देंगे, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे एक कोण बन जाएगा थीटा कोण। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे। इस धारावाही चालक तार में हम यहाँ पर क्या करेंगे, धारा प्रवाहित कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना कितना आसान। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक धारावाही चालक तार ले लिया AB। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कोई बिंदु मान लिया, एक अल्पांश दूरी ले ली डेल्टा L। कोई बिंदु मान लिया हमने यहाँ पर, इस बिंदु से किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसको मिला दिया, तो यहाँ पर होगी R दूरी। अब देखिए इसके बीच कोण बनेगा थीटा कोण। अब देखिए इस धारावाही चालक तार में हमने यहाँ पर क्या कर दी, धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें बस आपको एक बात ये 4 बात ध्यान रखिए कि डेल्टा B समानुपाती किसके है, I के। ठीक है फ्रेंड्स, और डेल्टा B समानुपाती किसके है, इस डेल्टा L की। ठीक है फ्रेंड्स, और डेल्टा B समानुपाती किसके है, साइन थीटा की। ठीक है फ्रेंड्स, और डेल्टा B समानुपाती किसके है, व्युत्क्रमानुपाती है R² के। ये 4 बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप इनको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप समीकरण 1, 2, 3, 4 से करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा B समानुपाती I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा R²। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए समानुपाती था, तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R²। तो फ्रेंड्स यही हमारा क्या है, यही हमारा बायो-सावर्ट का नियम निकल करके आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बस इतनी बात अच्छे से याद रखनी है, उसके बाद आप खुद से बना के लिख दोगे। ठीक है फ्रेंड, जो मेन बात थी ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम क्या था, किसी धारावाही चालक AB के एक अल्पांश डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट था कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B, आप यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए रटा हुआ तो हम भूल जाते हैं, हमें क्या करना है, हमें अभी से चीज़ों को समझ करके चलना होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा B अनुक्रमानुपाती है डेल्टा L की। अब हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण यानी कि थीटा की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा साइन थीटा की। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा B व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R² के। तो इन चारों को हम जब मिला देंगे तो हो जाएगा डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R²। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में R²। तो फ्रेंड्स यही हमारा बायो-सावर्ट का नियम है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एक तो कूलाम का नियम, एक बायो-सावर्ट का नियम। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और आप अपना नाम और आपका इस बार कितना मार्क्स लाने का टारगेट है क्लास 12th में, ये कमेंट कर ज़रूर बताना, और आप कहाँ से ये भी बताना, क्योंकि हमें इससे पता चल पाएगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला नियम है किरचॉफ का नियम। अब देखिए किरचॉफ का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 3 से 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो देखिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, किरचॉफ ने दिए थे 2 नियम, एक तो था प्रथम नियम, एक था द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम जिसको हम धारा का नियम या संधि का नियम भी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको इसका नाम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया कि किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा नियम, संधि नियम या वोल्टा का नियम। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम नियम क्या है, धारा नियम, और जिसको हम संधि का नियम भी बोल देते हैं। अब देखिए प्रथम नियम यानी कि धारा का नियम आखिर कहता क्या है। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर ये क्या है, ये लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ से। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ये यहाँ से जा रही है रेखा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ये इसको मिला रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पर आ रही है
तो यानी कि I1 यानी कि संधि की ओर आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, I2 जैसे संधि की ओर आ रही है। अब देखिए I3 मान लीजिए क्या है, संधि से दूर जा रही है। इसी प्रकार I4 देखिए, ये भी संधि से दूर जा रही है। और देखिए I5 यानी कि देखिए अगर एरो इधर की तरफ है तो यानी कि हो जाएगा प्लस, ये भी संधि की ओर आ रही है। और ये क्या है, ये संधि से दूर जा रही है यानी कि I7 और ये संधि की ओर आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि देखिए सिग्मा I इजिकल टू क्या है, सिग्मा I इजिकल टू 0 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, I1 ये प्लस का आएगा क्योंकि संधि की ओर आ रही है, तो आ जाएगा I1 प्लस। I2 क्या है, संधि की ओर आ रही है तो I2 प्लस। I3 क्या है, संधि से दूर जा रही है तो ये हो जाएगा माइनस का I3, यहाँ पर प्लस का साइन। अब देखिए I4 भी हमारा संधि से दूर जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस I4। अब देखिए प्लस करेंगे, I5 क्या है, ये संधि की ओर आ रहा है तो प्लस का I5 हो जाएगा प्लस। देखिए I6 क्या है, ये भी संधि की ओर आ रहा है। देखिए I7 की बात करें, I7 क्या हो रहा है, यहाँ पर संधि से दूर जा रहा है तो माइनस का I7 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस का आ जाएगा I8 क्या है, ये भी संधि की ओर आ रहा है तो इजिकल टू में हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर I1 प्लस I2, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस के होंगे माइनस, माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 माइनस का I7 प्लस I8 इजिकल टू में हो जाएगा 0। अब देखिए जो जो माइनस वाले हैं वो हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएंगे हमारे प्लस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I8 इजिकल टू में हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I7। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम धारा का नियम या संधि का नियम भी बोल देते हैं। तो देखिए यही था कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा इजिकल होता है 0 के बराबर। तो देखिए जो संधि की ओर आ रही है, जैसे I6 आ रही है और देखिए I5 दूर जा रही है, I4 भी दूर जा रही है, I3 भी दूर जा रही है और I2 भी दूर जा रही है, I1 पास आ रही है, I7 भी पास आ रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नोट करके बात लिखी है कि संधि की ओर आने वाली रेखाएं धनात्मक होती है और जो संधि के दूर जाने वाली रेखाएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखिए अगर आप इस प्रकार से लिख करके आएंगे I1 प्लस ब्रैकेट में माइनस I2 प्लस ब्रैकेट में माइनस I3 प्लस ब्रैकेट में माइनस I4 प्लस ब्रैकेट में माइनस I5 प्लस I6 प्लस I7 इजिकल टू 0। तो देखिए प्लस प्लस वाले रह जाएंगे यहाँ पर, माइनस माइनस वाले चले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो ये हमारे प्लस में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारा था प्रथम नियम, जिसको हम संधि का नियम या धारा का नियम भी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम भी बोल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किरचॉफ के द्वितीय नियम का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत बार हमसे बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में या तिलक उत्तर प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है द्वितीय नियम? द्वितीय नियम होता है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा आई आर इजिकल हो जाएगा सिग्मा ई के बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये हमारा एक परिपथ है, यहाँ पर देखिए I1 I2 ये सेल है, R1 R2 R3 प्रतिरोध है और इसमें क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए धारा क्या है, धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यानी कि I1 यहाँ से प्रवाहित होकर अब देखिए I यहाँ पर जा रही है। उसके बाद देखिए ये जा रही है विपरीत दिशा में, यानी कि इधर की साइड। उसके बाद देखिए I3 यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर I3 इजिकल हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किसके बराबर है, सिग्मा आई आर प्लस इजिकल टू सिग्मा ई के। तो हम यहाँ पर पहला बंदपाश लगाएंगे, इसमें लगाएंगे दूसरा बंदपाश। तो पहले बंदपाश के लिए लगाएंगे, तो यानी कि हमें देखना है आई आर। ठीक है फ्रेंड्स, आई क्या है, ये धारा क्या है, यहाँ पर जा रही है, तो I1 इंटू R1। अब देखिए क्योंकि हमने इधर वाले बंदपाश के लिए लगाया इधर के लिए, तो I1 इंटू R1। अब देखिए यहाँ पर देखिए जब धारा आ रही थी, तो अब धारा जा रही है इधर की साइड जा रही है, यानी कि विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस I2 इंटू R2 इजिकल टू में देखिए विद्युतवाहक बल E1 माइनस हो जाएगा E2, क्योंकि ये भी क्या है, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले के लिए ये हो गया। दूसरे बंदपाश के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे बंदपाश के लिए तो यहाँ पर I2 इंटू R2। अब देखिए ये क्या जा रहा है, ये इधर की साइड जा रहा है, यानी कि ठीक दिशा में जा रहा है, तो हो जाएगा I3 प्लस I3 इंटू R3 इजिकल टू में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
E2 क्या है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल सिर्फ E2 है, तो इजिकल टू में हो जाएगा E2। तो यहाँ पर हो जाएगा I2 इंटू R2 प्लस I3 की जगह हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू R3 इजिकल टू में A2। तो फ्रेंड्स यही हमारा था किरचॉफ का द्वितीय नियम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम था, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा आर इजिकल टू होगा सिग्मा ई के बराबर। तो फ्रेंड्स अगर आप इस प्रकार से लेकर के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है व्हीटस्टोन सेतु का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि 3 से 4 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसके भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको देखना है इस चित्र को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 4 प्रतिरोध ले लेते हैं जिनका हम नाम रखेंगे PQRS। 4 प्रतिरोध ले लिए PQRS। इन 4 प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यानी कि श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। इस चतुर्भुज का नाम रखेंगे ABCD। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए को क्या करेंगे, बिंदु ए और सी के बीच क्या कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 प्रतिरोध ले दिए PQRS। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये चतुर्भुज बन गया ABCD। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा बिंदु ए और सी के बीच हमने यहाँ पर क्या किया, एक सेल ई को एक कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया और इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी। अब देखिए बिंदु बी और डी के बीच हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम धारा मापी भी बोलते हैं, और हमने इसको कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया है। अब हमें इसमें क्या किया है, हमने यहाँ पर धारा प्रवाहित कर दी। तो जब हमने यहाँ से धारा प्रवाहित करी ना, तो ये धारा यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पर जाएगी, यानी कि I1 यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। लेकिन देखिए, और देखिए I2 यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा था चित्र। तो जो बात हमने यहाँ पर बनाई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं और बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं और बिंदु बी तथा डी को बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये हमने चित्र ही बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने 4 प्रतिरोध ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन 4 प्रतिरोध को हमने यहाँ पर क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये देखिए इस प्रकार कुछ, ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा डायग्राम ऐसे बन रहा है, तो प्लीज़ जज मत करिएगा। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से बन गया। यहाँ पर हमने ये मान लिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुंजी K1 मान ली थी। यहाँ पर क्या है, कुंजी K1 क्या है, K1 यहाँ पर कुंजी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ई क्या है, सेल है, प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने मान लिया था ABCD। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया था, इसके और इसको मान लिया था PQR और S। अब हमने क्या किया, बिंदु बी और डी को किसके साथ जोड़ दिया, धारामापी G के साथ, और ये कुंजी K2 के साथ हम इसको जोड़ देंगे। कुंजी K2 के साथ हमने इसको जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दी, धारा प्रवाहित करी, तो ये धारा I1 यहाँ जाएगी और I1 यहाँ पर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और I2 धारा यहाँ पर जाएगी और I2 धारा यहाँ पर जाएगी। उसके बाद ये धारा क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा व्हीटस्टोन का चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या किया, इसमें आपने 4 प्रतिरोध ले दिए PQRS और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और बिंदु ए और सी के बीच बिंदु ए और सी को एक सेल ई के और कुंजी K1 के साथ जोड़ दिया। अब आपने क्या किया, बिंदु बी और डी के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के साथ जोड़ दिया। तो यही हमारी रचना है, यही हमें यहाँ पर लिखना था और यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं और बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं और बिंदु बी तथा डी के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध, ये जो हमारे प्रतिरोध है ना PQRS, इनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि परिपथ में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो।
तो इसको ही हम बोलेंगे, इसको ही हम क्या बोलेंगे, संतुलन की अवस्था, यानी कि P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे बंधपाश। क्या लगाएंगे, बंधपाश लगाएंगे। एक तो ये बंधपाश ये हो जाएगा, दूसरा बंधपाश हो जाएगा ये, यानी कि इसमें किरचॉफ का नियम काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए बंधपाश है ABDA के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बंधपाश है ना हमारा ABDA के लिए, ये हमारा पहला बंधपाश है। तो पहले हम इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा धारा इंटू प्रतिरोध, तो I1 इंटू P। अब आ जाएगा, देखिए ये इस प्रकार है, ये देखिए धारा यूँ प्रवाहित होकर यूँ नहीं आ रही, ये चली जा रही है विपरीत दिशा में, यानी कि इधर की साइड आनी चाहिए लेकिन विपरीत दिशा में जा रही है। तो विपरीत दिशा में जा रही है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो माइनस I2 इंटू R, और इजिकल टू में हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम करेंगे बंधपाश BCD में, तो दूसरा बंधपाश लगाएंगे BCD में, तो इसमें हो जाएगा I1 इंटू Q, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, I1 इंटू Q, और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारी विपरीत दिशा में है धारा, तो माइनस I2 इंटू S इजिकल टू में हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी विद्युत वाहक बल यहाँ पर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 और 2 मान लेंगे। तो I1 इंटू P इजिकल टू हो जाएगा I2 इंटू R। इसी प्रकार देखिए I1 इंटू Q इजिकल टू I2 इंटू S हो जाएगा। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा I1 इंटू P अपॉन I1 इंटू Q इजिकल टू I2 इंटू R अपॉन I2 इंटू S। तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो हो जाएगा P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S। तो फ्रेंड्स यही हमारी संतुलन की अवस्था है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये कूलाम का नियम, व्हिटिस्टोन सेतु का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम और किरचॉफ का नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने ये नियम अच्छे से तैयार कर लिया ना तो आपके 10 से 12 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।